स्टडी आई 8 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 17 मई के करंट अफेयर्स की वीडियो को लेकर आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो अब हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, कैटलिनोवा को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए चीन, 2 मालदीव, 3 स्पेन, 4 हंगरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 हंगरी। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिनोवा को चुना गया है। तो वहीं बात करें तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हंगरियन है। करेंसी यहाँ का फॉरिंट है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है विक्टर ओरबान है। प्रधानमंत्री जो हैं विक्टर ओरबान है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। तो इनके बारे में जान लें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का शॉर्ट नाम ASI है। ASI ने पिछले 32 वर्षों से यहाँ खुदाई कर रहा है। 32 वर्ष। इस दौरान यहाँ से प्राप्त हुई चीज़ें में जैसे पुराने सोने के तांबे, पुराने तांबे, और सोने मिले हैं, के आभूषण मिले हैं। वहीं बात करें तो ASI की यह उपलब्धि यह बतलाता है कि प्राचीन समय में राखीगढ़ी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता होगा। और पिछले 2 महीने से यहाँ पे राखीगढ़ी में हजारों मिट्टी के बर्तन मिले हैं। शाही मुहरे मिले हैं। शाही मुहरे मिले हैं और बच्चों के खिलौने मिले हैं। बच्चों के खिलौने मिले हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो यह बतलाता है कि उस समय की जो सभ्यता थी वो तेज़ी से विकास कर रही थी। तो इनके बारे में और जान लें हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि जो पिछले PCS में जो आने वाले PCS में पूछे जाएंगे। जैसे कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में शुद्ध कला में कालेसर उद्यान स्थित है। कालेसर उद्यान स्थित है यमुनानगर जिले में। और चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य, चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क सुल्तानपुर पक्षी विहार में है। सुल्तानपुर इको पार्क जो है। और हरियाणा का जो अंबाला शहर है वो विज्ञान नगरी के भी नाम से जाना जाता है।
तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में कौन से IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए 5वें संस्करण, बी 7वें संस्करण, सी 12वें संस्करण, डी 15वें संस्करण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12वें संस्करण। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, जिसमें 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज भाग लेंगे। वहीं बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का गठन वर्ष 1946 में किया गया, और जो इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का, वो लुसाने में, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। IBM के जो अध्यक्ष है उमर नजरोविच है, उमर नजरोविच कैमरेमले है। तो इनके बारे में एक चीज़ और जान लें, तुर्की कंट्री की बारे जब बात हो रहा है तुर्की देश के बारे में, तो FATF में तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 80 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 95 वर्ष, डी 100 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 100 वर्ष। 100 वर्ष की उम्र में यूरी एवरेव का हाल ही में निधन हो गया है, जो विश्व के सबसे उम्रदराज ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, इंटरसोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है सी जर्मनी। जर्मनी में इंटरसोलर यूरोप 2022 का आयोजन किया गया है। यह जो आयोजन है 11 से 13 मई तक किया गया था। इस इवेंट को भारत की तरफ से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भागवत खुबा के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। तो वहीं बात करें तो इंटरसोलर यूरोप का स्थापना वर्ष 1991 में किया गया। तब से आपूर्तिकर्ता निर्माताओं, सेवाओं प्रदाताओं, वितरकों के लिए सौर उद्योग सबसे महत्वपूर्ण इवेंट बन गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पुलिंजर मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी रॉयल गोल्ड मेडल, डी ग्रैमी मेडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल से भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल को 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। तो यह मेडल जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश, मतलब इसका शॉर्ट नाम याद रखें, RIB लंदन UK के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में दुनिया का ये सर्वोच्च सम्मान है। और वहीं बात करें तो वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल को वर्ष 1976 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पद्मश्री दिया गया था।
भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया गया था। और वास्तुकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, महिंद्रा राजपक्षे ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका के श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जो सबसे बड़ा इसका कारण है कि श्रीलंका में आर्थिक संगठित और स्थानीय नागरिकों के अपार विरोध के कारण प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा सौंप दिया है। इससे राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार बनाने और श्रीलंका के मौजूदा संकट का समाधान का प्रशस्त में सहायता मिलेगी। तो वहीं बात करें कि श्रीलंका की वर्तमान स्थिति क्या है, तो श्रीलंका की वर्तमान स्थिति सबसे खराब है और वो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश के पास ईंधन और दवाओं, भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। इसके साथ ही अपने विदेशी ऋणों को चुकाने में भी असमर्थ है। और वहीं बात करें तो श्रीलंका की आर्थिक उथल पुथल और बढ़ती महंगाई के कारण राजनीति अस्थिरता और नागरिक संघर्ष का जन्म दे दिया है। देखिए, सबसे बड़ा कारण इसमें ये भी एक है क्योंकि श्रीलंका सरकार ने वहाँ पे जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुरानी कृषि को वो पूर्ण रूप से वो बंद कर दिया, जिससे कृषि में पैदावार घट गया था। और उसी समय श्रीलंका पूरे दुनिया में कोविड-19 की महामारी से आर्थिक स्थिति और ख़राब हुए थे श्रीलंका का। और चाय का जो निर्यात है, जो श्रीलंका जो चाय को निर्यात करता है, वो भी बाधित हो गया था। चाय निर्यात भी बाधित हो गया था। और पर्यटन जो श्रीलंका का एक जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है, वो भी छोटे से कंट्री के लिए वो भी बंद हो गया था। और जो भी वहाँ की जो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो श्रीलंका के आर्थिक में वो बहुत बड़ा नुकसान देके गया। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया? ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एशिया का पहला ऐसा देश बना है जो नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल हो गया है। तो वही बात करें कि दक्षिण कोरिया के नए जो राष्ट्रपति बने हैं यू सुक चोल, यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो वहीं बात करें, हम जरा नाटो के बारे में बात करें कि नाटो का जो पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और उत्तरी अटलांटिक गठबंधन में वर्तमान में 30 देश शामिल हैं, जिसमें 28 यूरोप के हैं, 2 उत्तरी अमेरिका के हैं। इसमें भी कमेंट करके बताएंगे हाल ही में कौन दो देश हैं जो नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किए हैं। वहीं तो बात करें कि नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाटो का जो मुख्य उद्देश्य है राजनीति एवं सैन्य संसाधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को
स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। तो वही बात करें तो नाटो का जो स्थापना हुआ है वर्ष 1949 में हुआ है और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स है। कमेंट में हमें बताएंगे कि ब्रसेल्स कहाँ पे है। तो आज इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, आज का 9वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हर साल कितने मई को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, बी 12 मई, सी 8 मई, डी 15 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 मई। 15 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है कि पादप स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना, वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना जिससे पर्यावरण रक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास बढ़ा दिया जा सके। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष IDPY घोषित करने के प्रस्तावित रखा है। तो याद रखें पिछले कुछ आने जो BPSC और CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2019-20 के भी प्रश्न पूछे। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस के रूप में वर्ष 2020 को घोषित कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो इनके बारे में कुछ और जान लें कि इंसान और प्रकृति दोनों स्वास्थ्य पौधे पर निर्भर करता है और हमारे खाने वाले भोजन का 80% ये सब पौधों से आता है और पौधों द्वारा उत्पन्न 98% ऑक्सीजन हमारी श्वसन प्रक्रिया का निर्वाह करती है। हर साल 40% खाद कीटों और बीमारियों के कारण नष्ट हो जाते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा और कृषि दोनों प्रभावित होता है जो ग्रामीण समुदाय के लिए आर्थिक आय का मुख्य स्रोत है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न की बात करें तो भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी सुशील चंद्रा, सी सुकुमार सेन, डी सुनील अरोड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजीव कुमार भारत के अगले चुनाव आयुक्त बने हैं जो 15 मई को अपना कार्यभार संभाल लिए थे। 15 मई को कार्यभार संभाल लिए थे। अब भारत के निर्वाचन आयोग का जो पद है वो संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मेन चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। वहीं बात करें तो चुनाव आयोग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल की आयु तक होता है। चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन और भत्ते मिलते हैं, उन्हीं के समान इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं चुनाव आयुक्त को। और वही बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को केवल संसद के द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के महाभियोग द्वारा इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है। तो कमेंट में बताएंगे सुकुमार सेन भारत के कौन से चुनाव आयुक्त थे, पहले, दूसरे या तीसरे कौन थे? कमेंट में हमें बताएंगे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए सभी कार्य दिवसों में पौष्टिकता नाश्ता प्रदान करने के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बच्चों कक्षा 1 से 5 के लिए
नाश्ता योजना की घोषणा की है जो फ्री में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इस योजना में पौष्टिकता नाश्ता भी प्रदान किए जाएंगे। और वहीं बात करें तो तमिलनाडु में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की भी स्थापना किया गया है। और नीट के खिलाफ एक बिल भी पास किया गया है। और तमिलनाडु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति भी तैयार किया गया है। मसौदा नीति भी तैयार किया गया है। और मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु और डेनमार्क ने ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना भी बनाई है, जो भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर यह स्थित है। और वहीं पे ये एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। तो इनके बारे में बस इतना ही आज का बर्मा और अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है, यह कौन सा मंदिर है? ऑप्शन ए सूर्य मातंड मंदिर, बी कोणार्क सूर्य मंदिर, सी उल्का सूर्य मंदिर, डी मोदेरा सूर्य मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मातंड सूर्य मंदिर। मातंड सूर्य मंदिर भारत का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसे 8वीं सदी में निर्माण किया गया था। और कारकोट वंश के राजा ललितादित्य ने कराया था और 14वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और करंट अफेयर्स जान लें जो जम्मू कश्मीर पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कि जम्मू कश्मीर का पहला सौर ऊर्जा प्लांट पुलवामा जिले के पंपोर में स्थापित किया गया था। यह जो प्लांट है 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। और वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर में गल्फ बिजनेस समिट का भी आयोजन किया गया था। गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए भी मंजूरी दे दिया है। और वहीं वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो एफडीआई को भी मंजूरी प्रदान किया है। वहीं वुमेन सेफ्टी स्क्वाड्स के लिए भी शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। कछोट उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है जो नाग संस्कृति का प्रतीक है। कछोट उत्सव मनाया जाता है जो नाग संस्कृति का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।